अच्छा, अब इस बी पार्ट में फोर्सेस और मोमेंटम कंबाइन होंगे। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पर यूटिलाइज करना है। अ फायरवर्क इज इनिशियली स्टेशनरी, इट एक्सप्लोर्स इनटू थ्री फ्रैगमेंट्स ए बी सी। ठीक है, एक्सप्लोड होने के बाद हमें तीन फ्रैगमेंट्स मिल गए ए बी सी, और वो एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है। और यहाँ से आप इसका टॉप व्यू देख सकते हो बेसिकली कि किस किस डायरेक्शन में ट्रैवल करके गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें कुछ वैल्यूज आप देख सकते हो, स्पीड की गिवन है और कुछ मासेस की गिवन है। ठीक है, जैसे फ्रैगमेंट ए बी सी तीनों के लिए अलग अलग जो है वो वैल्यूज गिवन है। अब फ्रैगमेंट ए के लिए इसका मास गिवन है और इसकी स्पीड गिवन है। फ्रैगमेंट बी की बात करें, इसका मास गिवन है और इसकी स्पीड गिवन है। और ये राइट एंगल पर गया है टू डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, वो डायरेक्शन तो हम बाद में देखेंगे। और इसी तरह फ्रैगमेंट सी अगर देखें, इसका मास m है और मूव्स अवे फ्रॉम एक्सप्लोजन एट स्पीड v। तो इसमें स्पीड v है, सिर्फ कोई वैल्यू नहीं दी। और थीटा एंगल है, तो एंगल भी नहीं पता एग्जैक्टली कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल ही कैलकुलेट करना है, एंगल थीटा। अच्छा, यहाँ पर अब मोमेंटम और फोर्स, क्योंकि मास और वेलोसिटी है तो मोमेंटम तो बनेगा यहाँ पर, और उन्होंने फर्स्ट पार्ट में मोमेंटम ही पूछा है, लेकिन अभी फर्स्ट जो बी पार्ट का क्वेश्चन है उसमें एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो फोर्सेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, अब जो फोर्सेस हैं उनको दो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो उसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये चेक करना होगा। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर वाई कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट सॉल्व होंगे तभी पता चलेगा एग्जैक्टली ये एंगल कितना है। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो दोनों एक्सिस में जा रही हैं, एक्स में भी वाई में भी। ठीक है, तो पहले एक्स एक्सिस को सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर वाई एक्सिस को। अच्छा, सारी वर्किंग आप यहाँ पे कर सकते हो, थीटा के लिए स्पेस काफ़ी है, लेकिन डायग्राम की वजह से हम सारी ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखो कि ये हॉरिजॉन्टल सिर्फ देखना है, राइट लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट पर आपको क्या लगता है कि कितनी फोर्सेस है, या कौन कौन सी क्वांटिटीज आ सकती हैं, या कौन किसके ऑपोजिट है, इक्वल है? तो अगर एक जर्नल आउटलाइन बनाए। अच्छा, फ्रैगमेंट ए वो तो कंप्लीट राइट साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल राइट साइड पे जा रहे हैं। अब इसके ऑपोजिट कोई भी नहीं है, मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है, लेकिन थीटा एंगल पर एक फ्रैगमेंट सी जा रहा है। तो ए और सी का लिंक है। बी तो वर्टिकल है, वो तो इससे आउट है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए और सी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एग्जैक्टली नहीं लेकिन कुछ एंगल के साथ डायरेक्शंस इनकी ऑपोजिट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसमें मास और वेलोसिटी है तो ये तो हमें पता है मोमेंटम बन रहा है, और मोमेंटम खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं डायरेक्शन के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब फ्रैगमेंट ए तो गया बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो उसका मास और वेलोसिटी एज इट इज आ जाएगी, यानी 3m मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये इन दोनों का की कंबाइंड क्वांटिटीज मोमेंटम बन जाएगी। अब जो सी की साइड पर है ना, अब सी के बनेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि सी एग्जैक्टली किसी डायरेक्शन में नहीं है, तो उसके कंपोनेंट्स बनाने होंगे। तो लेट्स सपोज उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जो कि ए के ऑपोजिट जाएगा बिल्कुल, और एक बनेगा वर्टिकल जो कि बी के ऑपोजिट चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाला, अगर हम इसकी बात करें,
तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसके साथ कॉस थीटा आना चाहिए, साइन थीटा आना चाहिए, कैसे पता चलेगा? एम वी तो आ जाएगा, मास और वेलोसिटी। और बाकी वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, अब इसमें यही चीज बस याद रखनी होती है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो नॉर्मली हम सोचते हैं कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि एंगल देखना होता है कि विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल गिवन है या विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल गिवन है। अब जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल है। ठीक है। और अगर आप एग्जाम्पल देखो कि जब वर्टिकल के साथ एंगल होता है तो यहाँ पर आपके पास सारी डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं। बेस आप देखो कहाँ पर है, परपेंडिकुलर कहाँ पर है, हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है। इसी तरह से अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल के साथ कंपेयर करो तो उसमें डायमेंशंस अलग है। ठीक है। तो इसी वजह से जब वर्टिकल के साथ एंगल बनता है तो आपके पास जो डायमेंशंस हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। अभी आपको चेक करना होगा कि ये कौन सी साइड शो कर रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, तो लेट सपोज अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब आप ये देखो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये ब्लू, इसके साथ परपेंडिकुलर लिखा है इस बार, बेस नहीं लिखा, हालांकि ये है हॉरिजॉन्टल, लेकिन परपेंडिकुलर आया क्योंकि एंगल का रेफरेंस चेंज हो गया। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है आप साइन थीटा यूज करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है फ्रैगमेंट सी का, ये इक्वल होगा एम वी साइन थीटा के। और ये जो ग्रीन लाइन डाउनवर्ड जा रही है इसके साथ बेस लिखा हुआ है, ये हो जाएगा एम वी कॉस थीटा। ठीक है। तो इस वजह से फ्रैगमेंट सी का अगर हम एक्स एक्सेस देखें तो एम वी साइन थीटा के इक्वल है वो। और आप इसे सॉल्व कर लोगे तो एम तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों एंड से। सो 12 वी साइन थीटा। अब इसी तरह से y को कंसिडर करना है। ठीक है। y इजी है क्योंकि कंपोनेंट आपको ऑलरेडी मिल गया। एक तरफ फ्रैगमेंट b है और दूसरी तरफ फ्रैगमेंट c का एक कंपोनेंट है। ठीक है। तो इस वजह से ये हो जाएगा 2m इंटू 6 इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट जो कि एम वी कॉस थीटा के इक्वल लिखा है हमने। और ये 2 6 12 हो जाएगा। m कैंसिल आउट हो जाएगा फिर से, और v कॉस थीटा। अच्छा, b की नहीं सही है, ये तो c के लिए था ना एम वी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नहीं पता। अच्छा, अब आपने एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। अब थीटा के लिए इसमें से जो v की वैल्यू है इसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि v हमें पता नहीं है और वो हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है अभी थीटा में। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा दें, ठीक है, तो डिवाइड करवाने के बाद v कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा रह जाएगा, जो कि इक्वल होता है टेन थीटा के।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। तो यहाँ पर आप दोनों को डिवाइड करवा रहे हो बेसिकली। एक साइड पर तो 12 आ जाएगा। वी वी कैंसिल और 12 कैंसिल। सो इन शॉर्ट यहाँ पर रह जाएगा 1, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की जगह पर टेन थीटा। का टेन इनवर्स आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, 45 के इक्वल आ जाएगा। सॉरी, इसमें टेन इनवर्स 1 था, मैंने 45 लिख दिया। ठीक है, 45 फाइनल आंसर। तो ये मेथड है आपके पास, जिसमें आप एंगल को बेस बनाकर सॉल्व करते हो। ठीक है, अगर कोई इसमें हॉरिजॉन्टल को कॉस थीटा और वर्टिकल को साइन थीटा लेगा, तो उसकी वजह से डेफिनेटली वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कंपोनेंट्स गलत मार्क किए होंगे। तो जब कंपोनेंट्स गलत मार्क किए होंगे तो एक पार्ट भले सही हो जाए, लेकिन बाकी पार्ट्स में आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में स्पीड फाइंड आउट करनी है v। अब क्योंकि आपको थीटा मिल चुका है, तो आप थीटा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 2 में से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 एक जैसी वैल्यू देंगे आपको। तो 16.9 राउंड ऑफ 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी स्पीड की वैल्यू हो जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट एनर्जी से रिलेटेड है, तो वर्क एनर्जी पावर अभी हम डिस्कस करेंगे जब, तो फिर उसके बाद ये पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि फोर्सेस से रिलेटेड आप कैसे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। और ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस इसमें कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस की वजह से क्वेश्चन डिस्कस किया था, ताकि कंपोनेंट्स का एक बार रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, उसके अलावा आप क्वेश्चंस देखोगे अगर, ये तो आप थ्रस्ट और डेंसिटी से रिलेटेड है थोड़ा सा। ओके, इसके बाद एक और वेरिएंट जो इसका दूसरा वेरिएंट है, ये थर्ड वेरिएंट था। इसका सेकंड वेरिएंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ फोर्स एक्स इन अ स्ट्रेट लाइन along a rough horizontal surface as shown in figure 3.1. Assume that the total resistive force opposing the motion of the block is 0.8 Newton at all speeds of the block. ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखो कि फोर्स जो है वो एक्स है, ठीक है, और अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी होगी, ठीक है। और जो टोटल रेजिस्टिव फोर्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसमें लिखा हुआ assume that the total resistive force opposing the motion of the block is 0.8 न्यूटन। तो वो 0.8 न्यूटन है एट ऑल स्पीड्स ऑफ द ब्लॉक। तो जितनी भी स्पीड्स की वैल्यू आप इसमें कंसिडर करोगे तो उसमें आपको सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, उसे चेक करते हैं। यहाँ पर जो है वो टाइम और फोर्स एक्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है। प्लस सबसे पहले आपको डिफाइन करना है फोर्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप देख लो, डिफाइन फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? फोर्स के लिए अब आप F इक्वल्स टू एम ए डेफिनेशन भी लिख सकते हो, अदरवाइज जो हमने मोमेंटम में डिस्कस की थी वो भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मोमेंटम वाली अगर डेफिनेशन लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फोर्स फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, और सेकंड पार्ट में आपने चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करना है फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। सो अब आपने नेक्स्ट पार्ट में चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम 0 टिल 3 सेकेंड्स। अब यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फोर्स एक्स गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे थे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ें थी। या तो आप ग्रेडियंट चेक कर सकते हो या एरिया अंडर द कर्व चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हो, ठीक है, क्योंकि एक्स फोर्स है और टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ग्रेडियंट का मतलब ये होगा एफ ओवर टी, ठीक है। तो ग्रेडियंट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एफ ओवर टी जो है वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, एफ इंटू टी अगर होगा तो वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो एफ इंटू टी चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि अभी जो आपने डेफिनेशन लिखी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इसके लिए होती है, ठीक है, और आप इसे शिफ्ट कर दोगे तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूला की हेल्प से आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम सिर्फ जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने लिखी थी यहाँ पर मोमेंटम में, ठीक है, ये रही। तो यहाँ पर टाइम 0 से 3 सेकेंड्स की बात हो रही है। तो 0 से 3 सेकेंड्स आप देख सकते हो ग्राफ में क्लियरली मार्क किए। तो ये 1.4 से स्टार्ट किया है, और ये है 0.5678। 0.8, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स में चेंज आया है, तो वो चेंज आया है 1.4 से 0.8 तक। ठीक है, तो फोर्स में चेंज ये आ गया, और टाइम जो है वो 3 सेकेंड्स का है। और अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लोगे बस आप। 1.8। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका पार्ट हो जाएगा। तो ये जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ये इस तरह से यूटिलाइज करते हो आप। वह कहीं भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, दो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि ग्रेडियंट या एरिया अंडर द कर्व आपको हेल्प कर सकता है या नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप कोई और ऑप्शन पे जाओगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द ब्लॉक बिटवीन टाइम 3 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स। अच्छा, 0 से 3 तक हमने देखा था कि वो डिक्लाइन हुआ था, और उसके आगे जो है वो मूवमेंट। अब आप ये देखो कि 3 से लेकर 6 तक ये इसी वैल्यू पे कंटिन्यूसली चलता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, इट मींस रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, एंड व्हेन रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी। और नेक्स्ट पार्ट में अगेन उन्होंने पावर को इंक्लूड किया है, तो वो भी अभी आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो, क्योंकि अभी हम सिर्फ फोर्सेस और मोमेंटम को चेक कर रहे हैं। कि तो इस तरह से ये है कि आपको कुछ पार्ट्स अभी इजीली मिल रहे हैं फोर्सेस और मोमेंटम से रिलेटेड, क्योंकि अभी सारा कंप्लीट सेक्शन हमने फर्स्ट कंप्लीट नहीं किया है। अभी उसमें वर्क डन है, फोर्सेस है, प्रेशर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये था कि इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए। एक क्वेश्चन और है सी के वेरिएंट में, तो ये 23 के तीनों वेरिएंट्स आ जाएंगे, जिसमें आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि सारे 23 में जून में इस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए। अच्छा, ये फर्स्ट वेरिएंट का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह की ऑलमोस्ट एग्जांपल है, लेकिन क्वांटिटीज को शफल किया है। अ ब्लॉक इज पुल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ वेरिंग फोर्स एक्स। ठीक है, दोबारा से सेम सिनेरियो है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, assume that the frictional force exerted on the block by the surface is constant and has magnitude 2 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली इतनी ही अप्लाई हो रही है। ठीक है, और इस बार टाइम और मोमेंटम का ग्राफ दिया उन्होंने, पिछली बार फोर्स और टाइम का था प्रीवियस क्वेश्चन में, और इस बार जो है वो मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दे दिया, बस ये चेंज किया है। और आपको याद होगा हमने दोनों कैटेगरीज को डिस्कस भी किया था। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी आपको ज़रूरत नहीं, आप वो पूरा F=ma की डिस्क्रिप्शन लिखो, क्योंकि इट इज़ ओनली फॉर 1 मार्क, तो यहाँ पर भी आप सेम लिख सकते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी इसमें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो भी F=ma को डिफाइन करता है, और यहाँ पर भी आप फोर्स को डिफाइन कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें फोर्सेस को ही डिफाइन कर रही हैं। अच्छा, बी पार्ट में अब आपने सेम डायग्राम यानी जो ग्राफ था उसे ऑब्जर्व करके और डिटरमाइन फॉर द ब्लॉक एट टाइम 2 सेकेंड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ। सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, और टाइम है 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स पे रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर आप 2 सेकेंड्स कंसिडर करते हो, ये रहा 2 सेकेंड्स, तो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स आपको कैसे पता चलेगी अब। 2 सेकेंड्स की उन्होंने बात की थी, तो 2 सेकेंड्स पे हमें वैल्यूज मिल गई। 3 जो है वो मोमेंटम आ रहा है वैल्यू में। अच्छा, नॉर्मली अगेन आपने सबसे पहले वही चेक करना है कि एरिया अंडर द कर्व या ग्रेडियंट से आपको हेल्प मिलेगी। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में फोर्स और टाइम था, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एरिया से हेल्प मिली थी, और यहाँ पर जो है वो मोमेंटम और टाइम है, तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और वो इक्वल हो जाएगा। सर हम ग्रेडियंट के पॉइंट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे इसमें? अच्छा, इसमें अब क्योंकि 2 सेकेंड्स की बात हो रही है ना, और आप देखो 0 से 4 सेकेंड्स तक लाइन बिल्कुल एक ही एंगल के साथ जा रही है, तो कोई भी पॉइंट्स आप ले लो आपको ग्रेडियंट सेम मिलेगा। ठीक है, आप फर्स्ट और लास्ट ले लो। ठीक है, तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि लाइन का एंगल एक ही है, तो ग्रेडियंट स्लोप सेम ही है, इसका चेंज नहीं हो रहा। तो वो अब आपकी मर्जी, आप कोई भी पॉइंट्स ले लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टार्टिंग ले लेते हैं 0 0, और एक लास्ट ले लेते हैं 6 और 4। ठीक है, इजी हो जाएगा, क्योंकि एक ही मार्क का तो क्वेश्चन है। 6 मोमेंटम था, राइट। ठीक है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतनी ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन उसमें नीड नहीं है। 1.5 आंसर आ जाएगा, और ये बेसिकली हमने ग्रेडियंट से सॉल्व किया है। ठीक है, ताकि बाद में याद रहे कि हमने कैसे सॉल्व किया था, तो ये ग्रेडियंट हमने फाइंड आउट किया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्स। अच्छा, फोर्स एक्स कितनी होगी ये आपने बताना है। ठीक है, अच्छा, आपको ये पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कंटिन्यूअसली 2 न्यूटन्स की अप्लाई हो रही है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो और अभी हमारे पास एक फोर्स की वैल्यू आई है, क्योंकि 1.5 है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स पता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप टोटल फोर्स या नेट फोर्स फाइंड करते हो, तो टोटल या नेट फोर्स फाइंड आउट करने में क्या होता है कि फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स।
तो फॉरवर्ड फोर्स जो है वो एक्स है, ठीक है, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी। लेकिन क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो 1.5, एफ एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी गिवन थी 2। तो ये 3.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 3.5 फोर्स हम फॉरवर्ड अप्लाई कर रहे थे, और 2 उसमें से आपको रेजिस्टेंस की वजह से मिल रही थी बैकवर्ड, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और रिजल्टेंट जो है वो 1.5 न्यूटन से बॉडी मूव कर रही थी। और अब इन्हीं वैल्यूज के लिए आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करना है। उन्होंने मोमेंटम और टाइम दिया था, आपने उसी ग्राफ को चेक करते हुए फोर्स और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इजी है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर आपने एक चीज सबसे पहले नोटिस की थी कि 0 से 4 तक एक स्लोप कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो उसकी जो फोर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट किया है, तो वो कांस्टेंट थी, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चला कि 0 से 4 तक आप फोर्स की ए की वैल्यू कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो 0 से लेकर 4 तक आप फोर्स की ए की वैल्यू कंटिन्यू कर सकते हो। सो यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक फोर्स की आप ए की वैल्यू को कंटिन्यू करोगे, जो कि थी 3.5 एक्स, ठीक है। तो 3.5 से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो 4 सेकेंड्स तक। उसके बाद अब ये हो गया मोमेंटम कांस्टेंट। अब मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स थी 2 न्यूटन्स की, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो, तो पहले तो जो लाइन ड्रॉ की वो तो आपने उसके लिए ड्रॉ की थी एक्स फोर्स के लिए, जो कि 3.5 थी। और अब आपके पास ये ड्रॉप होकर वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, 2 पर। क्योंकि मोमेंटम तो कांस्टेंट तब होगा जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। और 2 न्यूटन वो फोर्स थी जो आपके पास फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है।